Hi everyone, this is Arvind Kumar Sah and this is a video which will explain my ethics strategy. I got 119 marks in ethics in 2019 attempt and 103 in this attempt. So while 119 last year can be a average score, 103 this year is above average score, and uh, in this video I'll answer some of most basic questions such as how to start the ethics preparation, which sources to follow, and then I'll move to advanced question as to how to address the question, how to get more marks, how to ensure that you get the marks in a guaranteed way so that it does not vary much to the what you expect and what actually gets delivered as a marks. All right, so let's start this video. First and foremost question is how this is different from other subjects, other general studies subjects. So जो 4 जीएस के सब्जेक्ट हैं उसमें से जो 3 हैं उन तीनों का all 3 GS subjects have something in common, that they rely much on conceptual understanding, and also how many points you could write, how many sources you can quote, how many data, fact, all these things matter a lot in GS 1, 2 and 3. ये एक ऐसा GS का सब्जेक्ट है where the role of these things, data, statistics, fact, source and everything बहुत ज़्यादा नहीं है. Here you need more than that. For example, GS 1, 2, 3 में आप you cannot beat around the bush. आप फालतू की चीज़ें नहीं लिख सकते, जो पूछा नहीं गया है वो नहीं लिख सकते. इन एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल ये अलग कैटेगरी की चीज़ है. इसमें जो नहीं पूछा गया है वो भी लिखा जा सकता है. आइडिया इज टू इम्प्रेस मोर रेदर देन टू एक्चुअली आंसर द क्वेश्चन. सो डिफरेंस है. नाउ विच सोर्सेज टू फॉलो. सो पहली चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि कोई ऐसा गो टू सोर्स है ही नहीं एथिक्स में. एंड द रीज़न वाई देयर इज़ नो गो टू सोर्स, बिकॉज पहली चीज़ तो ये है कि एथिक्स एक बहुत जेनरिक सा सब्जेक्ट. जेनरिक इन द सेंस कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, नथिंग इज क्लियर. व्हेन दे आस्क कि टेल मी व्हाट वैल्यूज टू अपहोल्ड इन सिविल सर्विसेज, कोई फिट आंसर उसका नहीं है. सबका अपना अपना विवेक है, कॉन्शियंस है, जिससे वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एंड यही रीज़न है कि कोई भी बुक जो है वो सफिशिएंट नहीं है एथिक्स के लिए. तो इस वजह से जो क्या होता है कि इस वजह से आप चाहे लेक्सिकॉन पढ़ लें, चाहे सुब्बा राव की बुक पढ़ लें, चाहे आप लोकमान की बुक पढ़ लें, चाहे वाजीराम की एलो बुक्स पढ़ लें, चाहे डिकोड एथिक्स करके बुक है, ये सारी बुक्स दे डू द जॉब टू अ सर्टन एक्सटेंट. उसके बाद दे फेल. वाई डू दे फेल? बिकॉज एथिक्स समझना, एथिक्स के इंट्रिकेसीज, फिलोसफर्स, फिलोसफी, कोर्स, कोटेशंस, ये सब समझना अलग चीज़ है. बट व्हेन एक्चुअली इट कम्स टू रियल लाइफ, आप कितना उस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं, क्वेश्चन ये भी है. तो केस स्टडीज़ क्या है, रियल लाइफ में एथिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे. आपको बनती है, सब कोई जानते हैं झूठ बोलना बुरी चीज़ है, बट जब केस स्टडी में पूछा जाता है तो आप फॉल्टर कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ दिया केस स्टडी में कि वही चीज़ कि आपने किसी को चीटिंग करते हुए देख लिया और उसने जो है वो बहुत गरीब फैमिली से है. अगर वो उसमें चीटिंग में पकड़ा गया तो उसको फॉर्म भर जाएगा, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्ज़ाम, और उसकी वजह से उसकी नौकरी जो मिल सकती थी वो चली जाएगी, उसका परिवार तबाह हो जाएगा. बहुत सारे रीजन. अभी तक तो आपने सीखा है झूठ बोलना बुरी चीज़ है. अब इस केस स्टडी में झूठ बोलना अच्छी चीज़ लग रही है. अब क्या किया जाए? सो दैट्स वेयर अप्लाइड एथिक्स कम्स इन द पिक्चर. कि झूठ बोलना बुरी चीज़ तो है, लेकिन क्यों है ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो इस केस स्टडी में आप क्या करेंगे,
the same example, you caught a person cheating, why it is good that you tell the truth? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए, if you try to hide his cheating today, it will be a motivation for him to do further cheating in his life. So you must set a precedent in his life. जब तक वो समझेगा नहीं कि चीटिंग बुरी चीज है, he has no क्या बोले उसे, एडवांटेज ऑफ बीइंग ट्रूथफुल. दूसरी चीज, वाई शुड यू टेल? क्योंकि दूसरे लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे लोगों ने भी मेहनत करी है. अदर पीपल ऑल्सो हैव देयर प्रॉब्लम्स, देयर कंस्ट्रेंट, देयर हार्ड वर्क इज ऑल्सो बीइंग पुट इन द एग्जाम. जब एक आदमी को आप चीटिंग के लिए अलाउ करते हैं तो बाकी सबके साथ इनजस्टिस कर देते हैं. तो व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन एथिक्स, सिर्फ एक आदमी स्टेक होल्डर नहीं होता, स्टेक होल्डर्स काफ़ी लोग होते हैं. सो व्हेन यू ट्राई टू डिकोड एन एथिकल क्वेश्चन, सब लोग समझ तो जाते हैं कि हाउ टू डिकोड एथिक्स एंड व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स, बट दे फॉरगेट दैट जब उनसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तब भी उन्हीं स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन देना. तो यहाँ पे स्टेक होल्डर सिर्फ वो बच्चा नहीं है, आप नहीं है, क्लास भी है, एक सिस्टम भी है. जब आप चीटिंग को अलाउ करते हैं तो मे बी उस बंदे का एक उस द टारगेट स्टूडेंट गेट्स अ मोमेंटरी बेनिफिट, बट एट द स्टेक इज द रेपुटेशन ऑफ सिस्टम, लाइफ्स ऑफ एवरी स्टूडेंट सिटिंग देयर हु इज गोइंग टू कम्पीट विथ हिम. जब ये चीज़ें आप समझ जाते हैं, बिग पिक्चर समझ जाते हैं, देन यू नो वाई lying is a bad thing, cheating is a bad thing, no matter what are the circumstances. चाहे उस बंदे की जिंदगी क्यों नहीं तबाह हो रही हो, चीटिंग बैड है मतलब है. ऐसे नहीं कि यू जस्ट से इट, यू शुड इनकलकेट इट इन योर माइंड, यू शुड बी रेशनल इनफ टू अंडरस्टैंड इट. तो एथिक्स के आंसर जो है, यू शुड बी द मोस्ट एथिकल पर्सन येट द मोस्ट रेशनल पर्सन. इसका मतलब ये है कि आपसे किसी ने पूछ दिया यही चीज़ कि कोई सपोज कि कोई बंदा जो है उसे आपसे पूछ दिया कि एक बंदे ने दवाई चुराई है एंड बिकॉज ऑफ दैट हर मदर्स लाइफ कैन बी सेव्ड. अब शुड ही बी पनिश्ड और नॉट? आपको दो एथिकल वैल्यूज में क्लैश करा दिया. पहली एथिकल वैल्यू है बीइंग ट्रूथफुल, दूसरी एथिकल वैल्यू है सेविंग लाइफ्स. अब उसने दोनों को क्लैश कराया, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट? यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, चोरी करना बुरी बात है. दूसरा बोलेंगे नहीं, लाइफ बचाना अच्छी बात है, चोरी जायज़ हो सकती है. सो एक मीन्स पे फोकस कर देंगे, एक एंड पे फोकस कर देंगे. आप होंगे जो बोलेंगे एंड अच्छा था, मीन्स बुरा था. सो फॉर द एंड ही शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्रेज्ड, एप्रिसिएटेड, बट फॉर द मीन्स ही शुड बी पनिश्ड. तो जहाँ आप उसकी शाबाशी देंगे कि अपने मदर की लाइफ बचाने के लिए आपने किया, साथ में उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. एक हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आपके पाप और पुण्य मिलके बराबर नहीं हो जाते. कि आपने 3 पाप किए हैं, 3 पुण्य किए हैं, यू आर आपका वैसे ट्रेड ऑफ होके खत्म हो गया. नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. अगर आपने 3 पुण्य किए हैं उनका फायदा लीजिए, 3 पाप किए उनका नुकसान लीजिए. कभी एक अकाउंटिंग बराबर नहीं हो जाती. एंड दैट इज व्हाट यू अप्लाई इन एथिक्स एज वेल. उसने एक अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट हिम. उसने एक बुरा काम किया है, पनिश हिम. ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर कर दिए, 2 अच्छे काम कर दिए, एक बुरा काम कर दिया, सो ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड. नो, ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड ट्वाइस एंड पनिश्ड वंस. ये जब आप एथिक्स में फॉलो करेंगे तब आपके डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ जाएगी. ठीक, तो सोर्सेस से ज़्यादा ज़रूरी है एथिकल एटीट्यूड, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वाई बीइंग एथिकल, वाई बी एथिकल. हमारे मणिकांत की एक क्लास होती थी, ही यूज्ड टू टेल अस वाई वन शुड बी एथिकल. काफ़ी लोगों को ये एक प्रवचन लगता था, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब आपको पता चल जाए कि एथिकल होना क्या है, होते क्यों है, देन यू कैन सॉल्व द केस स्टडीज बेटर. Why should one be good? He gives 5 reasons. पहला, because being good means others will be good to you. Second, being good means there will be a balance in the society. Third, being good means it will give you happiness. Fourth, being good because you must be good. Fourth, fifth, being good
बिकॉज अगर सबने बुरा कर दिया, विच इज ऑल्सो द रेपिटेशन, सो 4 reasons आई कैन रिमेंबर, आई डोंट नो द 5th रीजन, प्रॉब्ली आई विल रिसर्च मोर। पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें जब आपको याद रहेंगी तब जब एथिक्स का क्वेश्चन आएगा कि हम अच्छा क्यों बने। सपोज आई कॉट समवन रैमिंग वन पर्सन बाई हिज कार, वहाँ पे कोई नहीं था, मैंने देखा सिर्फ। Now why should I tell it to the police? Probably he was just a drunkard. He got killed. Anyway, his life was worse. अब आपको ऐसा आएगा कि नहीं यार, एक इनोसेंट आदमी उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है और एक ड्रंकर्ड आदमी इवन इफ ही डाइड व्हाट डज मैटर। प्रॉब्लम पॉइंट ये था ही नहीं कि हु वाज गुड, हु वाज राइट, हु डिजर्व्ड इट मोर, ही डिजर्व्ड इट लेस। सिंपल, यू सॉ अ क्राइम बीइंग कमिटेड, you must report it. Why? First, so then you will be a good citizen, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दूसरे से। सेकेंड, द सिस्टम वुड वर्क बेटर, जस्टिस वुड बी एक्सपीडिएटेड। थर्ड, रेशनल आदमी कैसे इसको अब इनकलकेट करें। देयर माइट बी सम CCTV कैमराज वेयर यू कुड बी सीइंग द एक्सीडेंट बट यू डिड नॉट रिपोर्ट इट और यू जस्ट डिनाइड इट। आप फाल्सिफिकेशन के केस में जाएंगे। सो एक रेशनल आदमी भी ये सोचेगा कि आई मस्ट रिपोर्ट इट बिकॉज इफ आई वुड बी फाउंड लाइंग इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। एक और रीजन होता है, इफ नो बडी इज सीइंग दैट देन ऑल्सो गॉड इज सीइंग दैट। सो एक धार्मिक आदमी के लिए उसका अपना अलग वजह है, एक रेशनल आदमी के लिए अपना अलग वजह 1000 हो सकती है, बट पॉइंट 100 बातों की एक बात यही है दैट इफ यू सी अ क्राइम बीइंग डन, it is your duty to report it, not just because you ought to do it, because there are enough reasons। आप रेशनली सोचिए, अपने फायदे के लिए सोचिए, स्वार्थ से सोचिए, निस्वार्थ से सोचिए, धर्म से सोचिए, अधर्म से सोचिए, हर तरीके से दैट इज अ गुड पाथ टू टेक। सो एथिक्स में इस चीज का ज़्यादा रोल है। मोर देन बुक्स, दिस एटीट्यूड दैट वाई आर यू डूइंग अ थिंग, यू शुड बी एथिकल बट नॉट स्टूपिड। कई बार लोग ऐसा बोल तो देते हैं, नहीं यार आई विल नॉट लाई हियर, बट उन्हें नहीं पता वाई आर दे सेइंग इट। दे आर सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, दे डोंट हैव एनी रेशनैलिटी बिहाइंड इट। उनको पता है मेरा नुकसान है तब भी कर रहे हैं, क्यों? वाई वुड यू डू अ थिंग इफ यू थिंक इट इज हार्मफुल? फिर बोलते हैं नहीं परोपकार के लिए कर देंगे। देयर इज नो सच थिंग इज परोपकार के लिए कर देंगे। गुड पर्सन्स आर गुड नॉट बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड, बिकॉज दे आर रेशनल इनफ to know that being good is in their advantage। एक रेशनल आदमी, I should be a good citizen so that my credit, my trustworthiness increases, so that when I do an action it gives me a maximum benefit, or when I get caught in bad situations there are many people able to help me। आप अच्छा होते हैं उसके पीछे एक मोटिव होता है और वो हमेशा निस्वार्थ नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड इट, यू शुड रिप्लिकेट इन द एथिक्स कि एक बंदा सिर्फ इसलिए गुड नहीं है क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ रेशनल एक्ट टू डू। ठीक, दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट सोर्सेस। तो सोर्सेस में बहुत सारी बुक्स हैं, मे बी आपको कुछ काम आए कुछ काम ना आए। फिर और क्या कर सकते हैं आप? सो दोज हु आर इन द बिगिनिंग फेज, आप पहले कोई बुक अच्छे से पढ़िए। मैंने वाजीराम की येलो बुक्स पढ़ी थी, मैंने उनका कोचिंग किया था, सो आई अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ एथिक्स। अगर आपने नहीं समझी है, इट इज़ योर टाइम, आप करिए, कहीं से भी करिए, डिकोड एथिक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। पॉइंट इज कुछ टाइम में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट आर द वेज टू बी गुड, बट वाई शुड वन बी गुड, ये तो आपको सोचना पड़ेगा खुद से। बुक्स बता सकती हैं बट अगेन इट इज़ अ बुकिश थिंग। ईमानदारी होनी चाहिए बिकॉज ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी। ये चीज़ें कहने से काम नहीं चलने वाला कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है हो जाएगा, बिकॉज आपको बताना पड़ेगा कि ईमानदारी कैसे रेशनल एक्ट हुई है, कैसे वो बेनिफिशियल है। ठीक है, कैसे ईमानदारी जो है मोस्ट हैप्पीनेस, मोस्ट पीसफुल और मोस्ट बेनिफिशियल एक्ट हो सकता है। जब ये चीज़ें बताएंगे और ये चीज़ें खुद समझेंगे, देन लेटर इन योर डेज यू विल नॉट बी करप्ट और बैड पर्सन, बिकॉज नॉट बिकॉज इट इज अनड्यूटीफुल और समथिंग, बिकॉज यू नो इट इज हार्मफुल टू यू एज वेल। रेशनली इट इज बैड टू बी करप्ट। तो ये चीज़ें यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इतना एथिक्स जाने कि आप समझ जाए कि एथिकल इज रेशनल एज वेल।
अगर आप ये दिखा पाएंगे एग्जाम में, देन इट विल लीड टू बेटर मार्क्स। अब आगे आते हैं, कितना टाइम लगाना चाहिए एथिक्स पे। मेरा पॉइंट ये होगा कि अगर आपने एथिक्स का एक बेसिक सब कुछ पढ़ लिया है तो इसका मटेरियल जो है 30-40 घंटे का होता है। जैसे मेरी एक आपको एथिक्स के नोट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा। आप वहाँ देखेंगे तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, सारे पॉइंट्स मिलेंगे, मे बी आप समझ ना पाए, दैट माइट बी ए प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पहले आप दूसरी बुक्स पढ़ लीजिए, फिर इस मेरे नोट्स पे। मेरे नोट्स एडवांस्ड नोट्स, बेसिक नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, लेकिन वो सफिशियंट नोट्स। जब आप सब कुछ पढ़ के आएंगे और फिर देखेंगे कि अरविंद साहब के नोट्स देखते हैं एथिक्स के, तब आपको सेल्फ सफिशियंट लगेगा कि इससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ना था। इतना अगर समझ गए तो काम हो जाएगा। सो यू कैन रिफर माई नोट्स, बट प्रॉब्ली यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट इन द इनिशियल फेजेस। सो उससे पहले आप कोई बुक पढ़ लें। कितना टाइम दें वही मैंने बता दिया कि करना है। वाई सो मच फस अबाउट इट, अगला क्वेश्चन मेरे को जो मिला है कि इतना ज़्यादा चिंता क्यों होती है। बिकॉज GS 1, 2, 3 तो करंट अफेयर ओरिएंटेड हो जाता है। 1 का बहुत हैवी सिलेबस है, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है नंबर के कम या ज़्यादा होने के। आई विल गिव माई एग्जाम्पल। GS 1 and 3 वर माई वीक पॉइंट बिकॉज आई मेड देम वीक पॉइंट्स। क्योंकि मुझे पता है कि मैं GS 1 को बहुत अच्छे से आई गिव 10% ऑफ माई मेन्स प्रिपरेशन इन दिस ऑल्सो, देन 10 नंबर का फर्क लाऊंगा मैं। सिमिलरली फॉर GS 3, बट इतना मैं अगर 10% ऑफ टाइम मैंने एथिक्स और ऐसे और ऑप्शनल की दे दिया, और GS 2 जो मेरा PSIR से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई, तो मेरे नंबर काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट इसलिए है बिकॉज इफ़ यू डू योर एथिक्स वेल एंड इफ़ यू डोंट डू योर एथिक्स वेल, नंबर का फर्क बहुत है। बट ये चीज़ें GS 1, 2, 3 के लिए कम है, इसलिए फर्स्ट इतना है, ठीक है। Then another question is how to actually show in and what we have read in the books। जो बुक्स में पढ़ा है उसको एग्जाम में शो कैसे करें। तो मैंने बता दिया कि बुक्स में आप क्या पढ़ोगे, व्हाट आर द वेज टू बी एथिकल। 3 ऑप्शन मिले हैं, उसमें से सबसे एथिकल कौन सा है वो आपको बुक्स बता देंगे। बट क्यों है, स्टूपिड सा रीजन दे देंगे कि फिलोसफर का ये कोट है, इसका ये कोट है। वहां तक ही पता चलता है यू नो हाउ टू बी एथिकल, बट जब वो प्रेजेंट करते हो आप तो यू अपीयर स्टूपिड। तो जब आप ये समझने लगेंगे कि बी एथिकल येट डोंट बी स्टूपिड, व्हेन यू गिव योर ऑप्शंस। मैं जब किसी चीज का एक वे फॉरवर्ड दूंगा तो एथिकल भी होगा और मोस्ट रेशनल भी होगा। अगर आप ये मेंटेन कर पाते हैं, then you will see the improvement in marks, ठीक है। now another question is आंसर फॉर्मेट। अब आपको पता है 2 पार्ट होते हैं एथिक्स के। पहला पार्ट है जहां पे आपको बहुत सारी वैल्यूज होंगी। मैं नीचे एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको 22-23 वैल्यूज की लिस्ट मिलेगी। बहुत सारे लिंक दूंगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। 23-24 वैल्यूज होंगी। उनका क्वेश्चन बहुत फिक्स्ड है। व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, व्हाट डज कंसिस्टेंसी मीन टू, व्हाट डज न्यूट्रलिटी मीन टू, व्हाट डज इंटेग्रिटी मीन्स टू यू, व्हाट डज एप्टीट्यूड मीन्स टू यू। ये सारे वैल्यूज हैं। अब वो 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज इंटेग्रिटी एंड व्हाट इज इंटेग्रिटी फॉर यू। तो व्हाट इज इंटेग्रिटी का जवाब होना चाहिए स्टैंडर्ड सा, इंटेग्रिटी इज एबिलिटी टू रिमेन ट्रू नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस। व्हाट डज इंटेग्रिटी मीन टू यू, नाउ द आंसर चेंजेस अ बिट, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते, आप बोलोगे कि इंटेग्रिटी फॉर मी इज डूइंग द राइट थिंग, सेइंग द राइट थिंग्स। Basically what I say, what I think and what I do, when they are in sync, then I think I am a person of integrity। महात्मा गांधी का भी सेम व्यू था। तो
एक तो हो जाएगा रटी रटाई डेफिनेशन जो हर जगह यूज होगी, इंट्रोडक्शन का काम कर सकती है। फिर एक होगा आपका जिसमें आप अपना एक डेफिनेशन देंगे, बहुत सिंपल सा या फिर कैची सा इंट्रोडक्शन, या फिर कहीं से आपको मिल गई अपना बना के पेश कर दिया। जैसे इंटीग्रिटी के लिए मैंने बोला था, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी सीज यू। जब कोई नहीं देख रहा तब आप सही काम करते हैं, देन यू आर अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। बहुत कैची सा है, ठीक ना। उसके बाद तो पहला, सारी वैल्यूज उनके वेल प्रेवलेंट डेफिनेशंस, आप चाहो तो सोर्स भी लिख देना, एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इज डॉट डॉट डॉट, काफ़ी वजन बढ़ जाता है। फिर आपका खुद का डेफिनेशन, फिर एक वेल प्रेवलेंट एग्जाम्पल, जैसे कि ऑनेस्टी का एग्जाम्पल दीजिए। तो ऑनेस्टी का एग्जाम्पल आप राजा हरिश्चंद्र को दे सकते हैं कि कितने ऑनेस्ट थे एंड व्हाट डज इट लीड टू। या फिर इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल देना है तो यू कुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और आई डोंट नो महात्मा गांधी और समथिंग। आपको परसेवरेंस का देना है तो यू कुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ थॉमस एडिसन और आंट्स, जो चींटियाँ होती हैं कितनी बार चढ़ती हैं गिरती हैं, जो उसकी कहानी। ये एग्जाम्पल रट लीजिए, हर वैल्यू का एक एग्जाम्पल। देन एक बहुत स्पेसिफिक सा एंटी एग्जाम्पल ऑनेस्टी जैसे। आप ये भी बताइए व्हाट इज नॉट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या नहीं है। इंटीग्रिटी क्या है, महात्मा गांधी। इंटीग्रिटी क्या नहीं है, प्रॉब्ली केशव सेन। केशव सेन वाज अ गाय हु प्रीच्ड अबाउट rationality, against child marriage, against everything, but then he marries her child to like girl child, not even 18-year-old, to a king at that time. जिंदगी भर जो प्रीच किया उसके अगेंस्ट चले गए। ये एग्जाम्पल है कि इंटीग्रिटी क्या नहीं चाहिए, ये भी पुट कर दीजिए कि क्या उस वैल्यू का एग्जाम्पल नहीं है, एंटी एग्जाम्पल क्या है। देन आपको एक चीज होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल। हर वैल्यू पे शायद काम ना आए, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कम से कम 10 रखिए, 10 सिविल सर्वेंट्स का नाम रखिए। कुछ आपके पर्सनल लाइफ से इंटीग्रेट होना चाहिए, कुछ आपके कुछ पर्सनल सेक्शन से, और कुछ बहुत प्रेवलेंट। जैसे मैं एक सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल दूँ, मेनन, शिवशंकर मेनन, सॉरी जो कृष्णा मेनन थे पटेल के टाइम पे। I am not sure even if that is Krishna Menon, probably his father. तो मेनन इज कंसिडर एन आइडियल सिविल सर्वेंट। बोला जाता है कि पटेल और मेनन की जो रिलेशनशिप है, दैट्स हाउ अ ब्यूरोक्रेट एंड अ पॉलिटिशियन शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो आप ऐसे एग्जाम्पल याद रखिए। हर सिविल सर्वेंट का, ऑनेस्टी में सिविल सर्वेंट कौन सा अच्छा है, इंटीग्रिटी में कौन सा है, अशोक खेम का प्रॉब्ली एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी। कंपैशन में कौन है तो आप दिखाइए। कंपैशन में प्रॉब्ली एक एम्बुलेंस चाचा थे, एग्जाम्पल है। सक्सेस स्टोरी के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, उसमें इतने सारे रिसोर्सेज मैंने डाले हुए हैं, एंड आई विल कीप पुटिंग द मोर रिसोर्सेज। सो जो टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज करके चैनल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये हो गया पहले टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं कि ये वैल्यू क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एंटी एग्जाम्पल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन फॉर यू क्या है, ठीक है, और इसका पर्सनल एग्जाम्पल कुछ अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा फेस किया हो वो बता दो। ये सारी चीज़ें 23-24 वैल्यू के लिए तैयार करो एंड यू आर डन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हो। देन दूसरे टाइप के ही फर्स्ट पार्ट में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये कोट डाल दिया उन्होंने, ठीक। हैप्पीनेस इज व्हेन यू डिवॉल्व योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, गांधी जी का कोट। एजुकेशन इज प्रॉब्ली द बेस्ट टूल टू चेंज द वर्ल्ड, शायद नेल्सन मंडेला का। ऐसे कोट आ गए, इनको कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने बोला कि 10 सिविल सर्वेंट याद करने हैं, ऐसे ही कुछ फिलोसोफर्स हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से फिलोसोफर्स फॉलो की जाए, तो कोट बेस्ड क्वेश्चन देखिए 2013 से जितने आए हैं, एंड जिनके जिनके आए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उन सबको नोट करिए, उनके कोट्स पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम बहुत सारे कोट पढ़ते हैं, वी रीड अ लॉट ऑफ कोट्स, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देम।
वी मिसअंडरस्टैंड देम। तो जब कोट को यूज करने की बारी आती है आपके एग्जाम में, तो आप यू यूज इट इन रॉन्ग मैनर, गलत सेंस में यूज कर देते हो। तो इसके लिए क्या होगा कि जितना आपने माहौल बनाया हुआ था, यू क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट, यू ट्राइड टू शो यू दैट यू आर इंटेलेक्चुअल, यू हैव रेड अ लॉट ऑफ फिलोसफर्स एंड एवरीथिंग, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिग पिक्चर दिखा रहे थे कि वाई रेशनल इज एथिकल, देन यू यूज्ड अ कोट इन रॉन्ग मैनर, जिसका मतलब नहीं था वो डाल दिया, सारा इंप्रेशन खत्म वहीं पे। सो बी एब्सोल्युटली केयरफुल व्हेन इट कम्स टू यूजिंग कोट्स, डोंट यूज देम इन रॉन्ग मैनर। कैसे, हाउ टू अवॉइड कोट्स बीइंग मिसयूज्ड? easiest way is to know where the quote was used intentionally, see some use cases of those quotes। कोई भी कोट लिखो, गूगल पे डालो एंड यू विल फाइंड कि कैसे यूज होता है वो। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मिस यूज अ कोट, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट पुट अ कोट इन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, फेल हो जाएगा, बैक फायर कर जाएगा। सो बी श्योर ऑफ दैट। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। जब कोट बेस्ड क्वेश्चन आए तो हाउ कैन यू राइट दैट आंसर? सीधे पहले चीज लिख दो। अगर आपको फिलोसफर के बारे में पता हो तो इंट्रोडक्शन फिलोसफर्स, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का कोट आया तो सीधे लिखो महात्मा गांधी वॉज अवेकन्ड स्पिरिट, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन वॉज अवेकन्ड स्पिरिट एंड ही इज नोन फॉर हिज वैल्यूज सच एज अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, अदर थिंग्स, स्वदेशी। और विवेकानंद का है, विवेकानंद इज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया एंड वेल नोन फॉर हिज शिकागोज रिलीजियस समिट स्पीच, उनके कुछ बुक के नाम। और अरविंदो आ गए। इंट्रोडक्शन जो है फिलोसफर से आ जाएगा। जैसे वैल्यूज वाले में वैल्यूज का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन होता है, इसमें फिलोसफर का इंट्रोडक्शन हो सकता है। देन यू रीच कि इस कोट का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उस बंदे ने इस कोट को क्यों बोला है, टू जस्टिफाई व्हाट आर हिज बिलीव्स दैट आर जस्टिफाइड इन दिस कोट। देन उस कोट की एक डीपर मीनिंग का एनालिसिस करिए। देन यू शो देम कि एक कोट गलत भी हो सकता है क्या। जैसे एक तिरुवल्लुवर का शायद लास्ट ईयर का क्वेश्चन था एंगर पे, कि एंगर अगेंस्ट द वीक इज बैड एंड एंगर अगेंस्ट द स्ट्रांग इज फ्यूटाइल। अब इस पे जैसे मैंने लिखा था कि एंगर ठीक है, बुरा है, हम जानते हैं, हम एग्जाम्पल विद you will give so many examples why anger is bad. Then I put that anger is not always bad. A person who does not get angry will never improve. कैलाश सत्यार्थी का एक फेमस कोट, इट्स सो पावरफुल दैट it will want you to give me more marks. कैसे? I wrote, कैलाश सत्यार्थी writes that all my good actions were taken in the moment of anger. कि सारे मेरे अच्छे एक्शन, सारे अच्छे डिसीजंस उसी टाइम पे लिए गए हैं, सारे बड़े काम मैंने उस टाइम पे किए हैं जब मैं गुस्सा था। दैट्स हाउ ही स्टार्टेड बचपन बदलाव आंदोलन, दैट्स हाउ ही गॉट नोबेल प्राइज। एंगर इज नॉट ऑलवेज बैड। द आइडिया टू से व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज, जब भी कोट आया ना, सिर्फ उसी के बारे में बात नहीं करनी, यू कैन गो एंटी, यू कैन गिव एग्जाम्पल्स वेयर दिस कोट फेल्स। तो कोट को हमेशा भक्ति भावना से नहीं, एक क्रिटिकल नज़र से भी देख लेंगे एथिक्स में। यू पुट द एंटी एग्जाम्पल, जैसे मैंने वैल्यूज में एंटी एग्जाम्पल लिखा है, इसमें भी एंटी एग्जाम्पल, एंड देन से कि यस एंगर इज नॉट ऑलवेज गुड बट समटाइम एंगर इज बैड एंड दैट्स वाई वी नीड इमोशनल इंटेलिजेंस। कि हमें एंगर तो आता है बट वी डोंट मिस डायरेक्ट द एंगर। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया तो छोटों को थप्पड़ मार दे, गुस्सा आता है तो हम छोटों की लाइफ में चेंजेस ला देते हैं। गॉट इट? तो ऐसे करके आप फर्स्ट पार्ट का दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है केस स्टडीज का। मैं अगर बोलूँ तो मैंने केस स्टडीज का बहुत सारा डिस्कशन अभी शुरू में ही कर दिया है कि व्हाट केस स्टडीज आर एक्चुअली डिमांडिंग। अब यहाँ पे मैं कुछ बेसिक टू द पॉइंट चीजें बोलूंगा। फर्स्ट, आप हर केस स्टडी में क्या क्या करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू सी एथिकल डिलेमास और अ समरी। जैसे मैं शुरू करता था मोस्टली केस स्टडी, दिस केस स्टडी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ क्लैश बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस।
This case study is this case study is example of classic example of need of development versus the need of environmental sustenance. Ethical dilemma से शुरू कर दीजिए. Then you should be able to point out stakeholders. ठीक है, कौन कौन stakeholders हैं and what are their stakes. Third is you should be able to point out कि what are the possible options that you have. इस केस स्टडी में क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस पूछा हो तो ठीक है, नहीं पूछा है तो पासिंग मेंशन और डोंट मेंशन इट. बहुत सारी चीजें. स्टेक होल्डर नहीं पूछा है तो पासिंग मेंशन कि स्टेक होल्डर इन दिस केस स्टडी या दिस. लेकिन अगर पूछा है तो स्टेक होल्डर का एक टेबल बना दो. स्टेक होल्डर्स व्हाट आर देयर स्टेक्स. अगर नहीं पूछा है तो पासिंग मेंशन. सिमिलरली अगर उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट एथिकल डिलेमास पूछा है तो पूरा 4 डिलेमास. अगर नहीं पूछा है तो समरी में डिलेमा, लेकिन लिखना जरूर है. Write dilemmas, write stakeholders and their stakes, write what are the options available, write which option is the best, give immediate, short term and medium term solutions, talk about man at the center. जैसे मैं हूँ तो how I am getting affected, how my society is getting affected, how my state or nation is getting affected, and how mankind cumulatively is getting affected. इस तरीके से जब आप इसको पढ़ाओगे, आप सोल्यूशन दोगे तो एक बड़ा और बहुत हॉलिस्टिक सोल्यूशन मिलेगा विच इज़ द नीड ऑफ आर इन आवर जॉब. तो ऐसे आप केस स्टडीज को करिए. आप इतना सब कुछ मैंने बता दिया है. लेट मी सी इफ देयर आर सम मोर क्वेश्चंस व्हिच आई नीड टू आंसर. कैन PYQs हेल्प? यस. अगर PYQs हेल्प कर सकते हैं या नहीं? यस. एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप सारे PYQ करके आ जाइए, you'll get decent marks. बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत है. सम पीपल आस्क कि व्हाट आर अदर सोर्सेज फॉर की स्टडीज. तो पहले तो सारे PYQ जो है केस स्टडी की, डू इट. इफ यू नीड मोर देन पिक ऑफ लुकमान और वाजीराम. आई पिक्ड बोथ एंड दे वर गुड. मैंने बहुत ज़्यादा केस स्टडीज नहीं की थी, बट मैंने PYQ से तो ज़्यादा ही की थी. ठीक है. हाउ टू डील विथ फिलोसफर बेस्ड वैल्यू बेस्ड इन केस स्टडीज. तो फिलोसफर वाला बता दिया, वैल्यू बेस्ड बता दिया, केस स्टडीज को कैसे डील करें ये भी बता दिया. हाउ टू अटेम्प्ट गुड क्वेश्चन एंड हाउ मच टाइम एंड व्हाट शुड बी एग्जामिनर. ठीक है. एक सवाल है कि कैसे शुरू करें, कौन से क्वेश्चन को पहले लिखें. So in ethics, my suggestion would be in any question paper, suggestion is you write 1-2 questions well in the start. आप एग्जामिनर के सेट माइंड में लो इक्विलिब्रियम मत पुट करो. डोंट पुट लो इक्विलिब्रियम इन एग्जामिनर्स माइंड. When he sees your first impression, he decides then and there that how much marks or a range of mark you should be given. So बहुत अच्छे क्वेश्चन के ही विल डिसाइड कि इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो आई विल गिव 4, बहुत बुरा क्वेश्चन होगा तो आई विल गिव 2.5. किसी बंदे का पहला ही क्वेश्चन बहुत एवरेज सा रहा है से कि ओके आई विल गिव हियर 1.5 एंड इफ ही राइट्स बेटर आई विल गिव हिम 3 फॉर द बेस्ट आंसर. एक रेंज जो सेट होती है इट इज ड्यू टू द फर्स्ट इंप्रेशन 2-3 क्वेश्चंस में. दैट्स वाई फोकस मोर, गिव अ लिटिल बिट मोर टाइम, राइट विथ गुड हैंड राइटिंग इन फर्स्ट 2 क्वेश्चंस so that you create a good equilibrium, high equilibrium. और वहाँ से जब रेंज कम भी होती है then also you are getting good marks compared to others. That's what I used to do. तो शुरू के 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से. Then I used to move to case studies. 2 क्वेश्चन कर लिए, केस स्टडीज करेंगे. और केस स्टडीज का टाइम फिक्स्ड है. आई थिंक 120 मार्क्स की केस स्टडीज हैं, 130 मार्क्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं. सो 130 मार्क्स के लिए 120 मार्क्स के लिए आई कैन नॉट गिव मोर देन 1.5 आवर. तो ये मेक श्योर करना माइंड में कि 1.5 आवर ही देने हैं. तो जैसे मैंने 2 क्वेश्चन शुरू में कर लिए और केस स्टडीज मिला लिया तो टोटल मिला के 1 घंटे 40 मिनट, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. आई शुड हैव 1 hour and 20 minutes फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर नहीं हो पा रहा है यू विल बी डूम्ड. आपके लाइक पूरे मार्क्स के साथ खेल रहे हो इफ यू आर स्पेंडिंग मोस्ट टाइम इन केस स्टडी. ठीक है, लिखना है बट देयर यू शुड इंक्रीज योर स्पीड. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द एलोकेटेड टाइम. अगर आपने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में टाइम नहीं दिया, बहुत जल्दी जल्दी निपटाने लगे तो वही 2 नंबर 2.5 नंबर आएगा एंड ऐसे 10-12 क्वेश्चन होते हैं. यू आर ऑलरेडी डाउन बाई
15 मार्क्स और सो, कितना केस स्टडी में इम्प्रूव कर लोगे? वहाँ पे 7 मार्क्स और 10 मार्क्स, 2-3 मार्क्स का डिफरेंस। सो इतना ज़्यादा केस स्टडीज पे फोकस नहीं करना। समटाइम व्हेन यू राइट टू द पॉइंट केस स्टडी में विदाउट बुलशिटिंग, you get good marks, और sometimes you write 4 pages and still you get 7 marks। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिख दिया तो केस स्टडीज में नंबर है। they have their own due number which is 120 marks and you should spend time like that only। make sure that you are writing each of the answer, क्योंकि एथिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जिसका आप आंसर नहीं जानते। and if you leave the question it is a disaster, क्योंकि सब लोग करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से अबाउट दिस। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रो कैसे करें? आई सेड अबाउट इंट्रो कि इंट्रो में जैसे फिलोसफर बेस्ड क्वेश्चन में फिलोसफर का इंट्रोडक्शन दे दीजिए अगर जानते हैं, नहीं जानते तो उस कोड को एक्सप्लेन कर दीजिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में वैल्यू का डेफिनेशन दे दीजिए या अपना खुद का डेफिनेशन दे दीजिए, और केस स्टडीज में आप एक डिलेमा शो कर दीजिए। ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते हैं। और बाय द वे इन एथिक्स यू कुड प्रिपेयर इंट्रोडक्शन वेल इन एडवांस्ड, बहुत अच्छा काम करता है, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक ना। और क्या क्वेश्चंस हैं? हाउ टू डील विथ अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। अगेन एथिक्स बहुत प्रेडिक्टेबल पेपर है, सारे क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है। एक दो अनप्रेडिक्टेबल आ भी गए, दैट डज नॉट मीन यू डोंट नो द आंसर्स। अनप्रेडिक्टेबिलिटी डज नॉट मीन लैक ऑफ नॉलेज, इट इज़ जस्ट लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। तो इसीलिए यू शुड टारगेट कि जितने 6-7 की स्टडीज होती हैं, 13-14 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि यू आर एबल टू राइट गुड आंसर्स इन एक्सेप्ट 1 और 2 जहाँ अनप्रेडिक्टेबली दिखती है। जहाँ भी आपको डील करना है कि अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, कैसे डील करें, आप टाइम ही घटा दो उनका। जिनको आप अच्छा जानते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, जिनको कम जानते हैं उसमें 1-2 मिनट में निपटा दिया, बस एकदम प्रिसाइज पॉइंट जो पता थे वो लिख दिए। सो यू स्पेंड ओनली 1-2 मिनट्स एंड गॉट 2 मार्क्स प्रॉब्ली। बेटर टाइम स्पेंड विथ बेटर कॉस्ट रेशियो, मतलब कॉस्ट बेनिफिट का रेशियो जो है, बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा रहा उसमें। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन कम पता है, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आया है, बहुत नया आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, उसका टाइम ही घटा दो कि इसके लिए मैं 1-1.5 मिनट ही दूंगा, बट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। डोंट लीव अनलेस यू डोंट नो एनीथिंग। मतलब इफ यू नो एनीथिंग एट ऑल, राइट दैट। 4 पॉइंट लिख दिए, 4 कीवर्ड लिख दो, यू विल गेट 1 मार्क्स। 4 कीवर्ड में लिखने में आधा मिनट भी नहीं लगता, 20 सेकेंड लगते हैं। एंड इफ यू गेट 1 मार्क फॉर 20 सेकेंड्स, इट इज अ थिंग वर्थ टेकिंग। ठीक, तो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ऐसे ही डील करिए सारे, नॉट जस्ट एथिक्स, फॉर एवरी क्वेश्चन, एवरी पेपर। अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर अनप्रेडिक्टेबल फॉर अ रीजन। नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, देयर विल बी सम अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। तो उसको ऐसे ही डील करना है, ठीक ना। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, यू कुड राइट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल टेक इट सम अदर टाइम, प्रॉब्ली इन द ग्रुप। मेरा एक ग्रुप है टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज करके, search in the Telegram, there is a channel, there is a group. In channel I post important stuffs, in the group I discuss a lot of questions are discussed there. आप अपनी पर्सनल क्वेरीज भी वहाँ पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, सो काइंडली गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली it benefits you for the exam. Thank you.